एक नया आंकड़ा आया है देश की बेरोजगारी दर का, और इसके मुताबिक लॉकडाउन की वजह से हमारे देश के कामगारों में हर चौथा आदमी बेरोजगार है। 3 मई को खत्म हुए हफ्ते में बेरोजगारी की दर बढ़कर 27.11% हो गई है, जबकि लॉकडाउन से पहले 15 मार्च को ये दर 6.74% थी। 6 से 27 मतलब 4 गुना से भी ज़्यादा। क्या मतलब है इसका? आसान भाषा में समझते हैं। बेरोजगारी दर का मतलब होता है देश के लेबर फोर्स, यानी कि देश में जितने भी लोग काम करने लायक हैं उनमें से ऐसे लोगों का प्रतिशत जो काम तो करना चाहते हैं लेकिन रोजगार मिल नहीं रहा, इसलिए घर बैठना पड़ रहा है। यानी अगर देश में काम करने लायक कुल 100 लोग हैं और इनमें से 27 लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब हुआ कि बेरोजगारी दर 27% है। लॉकडाउन से पहले 15 मार्च को ऐसे लोगों की संख्या 100 में 7 से कम थी और अब 27 से ज़्यादा है। अगर पूरे अप्रैल महीने की बात करें तो बेरोजगारी दर है 23.52%। ये आंकड़े सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMI नाम के एक थिंक टैंक ने जारी किए हैं। आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त बेरोजगारी के आंकड़ों पर खूब हल्ला हुआ था। सरकार ने चुनाव से पहले बेरोजगारी के आंकड़े नहीं बताए थे, तो विपक्ष ने कमजोरी छिपाने का आरोप लगाया था। चुनाव के बाद NSSO ने 31 मई 2019 को बताया था कि 2017-18 में बेरोजगारी दर 6.1% थी और ये 45 साल में सबसे ज्यादा थी। कहने का मतलब ये कि कोरोना संकट के पहले भी देश में रोजगार का बुरा हाल था और अब हालात और खराब हो गए। और ऐसा भी नहीं कि देश में इसका असर सिर्फ उन पर होगा जो बेरोजगार हैं, बाकी लोगों को कोई लेना देना नहीं क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देश में बेरोजगारी बढ़ती है तो इसका असर सब पर पड़ता है। जब बहुत ज़्यादा लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो उनकी परचेजिंग पावर घट जाएगी, सामान कम खरीदेंगे तो अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, देश की GDP घटेगी, हमारे आपके जैसे नौकरीशुदा लोगों पर भी अप्रत्यक्ष असर पड़ेगा। चिंता की एक और बात है, देश के लेबर फोर्स में 93% हिस्सा इनफॉर्मल सेक्टर का है। अब ये इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर क्या होता है? वो मजदूर या कर्मचारी जिनकी नौकरी पक्की नहीं होती, जिन पर श्रमिक कानून लागू नहीं होते, जैसे कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मजदूर, छोटे दुकानदार, टेलर इत्यादि। मतलब जिनकी ना तो कमाई ज़्यादा है ना ही नौकरी पक्की है। लॉकडाउन लगते ही इनका रोजगार खत्म हो गया और देश में शुरू हो गया रिवर्स माइग्रेशन, यानी पहले रोजगार के लिए शहर आते थे, अब वापस गाँव लौट रहे हैं। और चिंता की बात यह है कि ये जो 93% इनफॉर्मल सेक्टर वाले लोग हैं उनके पास ज़्यादा बचत भी नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि वो गांव में बिना रोजगार भी साल भर परिवार चला लेंगे। अर्थशास्त्री इसीलिए लगातार चेता रहे हैं कि इन लोगों में भुखमरी शुरू होगी, इनके बच्चों में कुपोषण बढ़ेगा, शिशु मृत्यु दर बढ़ेगी, यानी बरसों से जिन कमियों को दूर करने की सरकारें कोशिश कर रही थी वो सब फिर बढ़ जाएंगे। तो इन बेरोजगारों या गरीबों की मदद कैसे हो सकती है? सरकार इनके लिए क्या कर सकती है? इसका सुझाव अर्थशास्त्री दे रहे हैं। RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और नोबेल विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी कह रहे हैं कि गरीबों के अकाउंट में सीधा पैसा भेजा जाए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जिस तरह से अमेरिका ने GDP का 10% जितना आर्थिक पैकेज दिया, उसी लेवल का मोदी सरकार भी पैकेज दे। इन सुझावों पर सरकार के हिस्से का जवाब मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम ने दिया। उन्होंने कहा कि सरकार एक और आर्थिक पैकेज लाएगी, लघु और मध्यम उद्योगों की मदद की जाएगी, लेकिन ये पैकेज अमेरिका जितना बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि हमारा देश इतना अमीर नहीं है। ये बात भी जायज़ है कि सरकार आर्थिक पैकेज के लिए पैसा कहां से मैनेज करेगी। कल ही हमने आपको बताया था राज्य सरकारें अपना खजाना भरने के लिए शराब की दुकानें खोल रही हैं। लॉकडाउन के नियम टूट रहे हैं, फिर भी वाइन शॉप खोलना सरकारों की मजबूरी सी हो गई है। अब केंद्र सरकार ने भी खजाना भरने के लिए कदम उठाया है। मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ा दिया है। कितना बढ़ाया है? पेट्रोल और डीजल पर रोड सेस 8 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ाया गया है और एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 2 रुपये और डीजल पर 5 रुपये बढ़ाई गई है। यानी 1 लीटर पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर 13 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। अब हमारे देश में पेट्रोल डीजल पर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा टैक्स हो गया है, 69%। बाकी देशों में कितना होता है? इस ग्राफ में देखिए, इटली में है 64%, जापान में 47% और अमेरिका में 19%। भारत में पेट्रोल पंप से जो डीजल पेट्रोल हम खरीदते हैं उसमें कंपनी की कीमत के अलावा केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी, सेस टैक्स और राज्य सरकार लगाते हैं वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट। अब केंद्र सरकार ने टैक्स बढ़ाया तो राज्य सरकारों ने भी वैट बढ़ाना शुरू कर दिया। पिछले हफ्ते हरियाणा ने बढ़ाया था, अब दिल्ली ने बढ़ाया। पेट्रोल पर वैट 1 रुपये 67 पैसे, डीजल पर 7 रुपये 10 पैसे।
इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 71 रुपये 26 पैसे का हो गया, डीजल 69 रुपये 39 पैसे का। दिल्ली में पेट्रोल के लिए जो 71 रुपये 26 पैसे हम देते हैं, उनमें से 49 रुपये 42 पैसे केंद्र और राज्य सरकार की तिजोरी में जाएंगे। ऐसे ही डीजल की 69 रुपये 39 पैसे वाले रेट में करीब 48 रुपये सरकार के पास जाएंगे। और इसमें केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी 1 लीटर पेट्रोल पर 33 रुपये और डीजल पर करीब 32 रुपये। राज्यों का वैट अलग। इसी टैक्स की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घट भी जाती हैं, तब भी हमारी और आपकी जेब को राहत नहीं मिलती। मसलन दिसंबर 2019 में कच्चे तेल की कीमत थी $65। अब ये करीब $25 प्रति बैरल है, लेकिन फिर भी हमारे देश में डीजल और पेट्रोल का रेट इतना कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। साल 2014 के बाद 12वीं बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है और कम कितनी बार हुई है? 2 बार। अब कोरोना संकट से उबरने के लिए सरकारों ने एक बार फिर टैक्स बढ़ा दिया। फिलवक्त लोगों के लिए राहत की बात यह है कि कंपनियों ने पेट्रोल डीजल का रेट नहीं बढ़ाया, लेकिन आखिरी में ये भी बढ़ेगा ही। भार जनता पर आ सकता है, महंगाई बढ़ेगी। कुल मिलाकर अभी हम खराब अर्थव्यवस्था के दलदल में फंसे हैं। सरकार को चाहिए कि इससे बाहर निकलने की मुकम्मल नीति बनाए। कहा भी जाता है, मुश्किल वक्त में आप जो फैसला लेते हैं वही तय करते हैं कि आप कितने बड़े रणनीतिकार हैं। मोदी सरकार से भी पूरे देश को बेहतर रणनीति की उम्मीद है।